नमस्कार दोस्तों। 15 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जल्दी से बता देता हूं जो टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर रिलीज किया है ग्रीन एविएशन पॉलिसी पे। इसको नेशनल ग्रीन एविएशन पॉलिसी भी आप बोल सकते हैं। वाइट पेपर मतलब एक पॉलिसी प्रपोजल टाइप का डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि इस नेशनल ग्रीन एविएशन पॉलिसी में क्या क्या करा जा सकता है। इस पे अभी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लोग भी कमेंट देंगे और अभी इस पॉलिसी को बनने को काफी टाइम है। बस ये एक वाइट पेपर है, तो इसको ग्रीन एविएशन पॉलिसी, इसके बारे में बात करेंगे कि इस वाइट पेपर में क्या क्या बोल रखा है। फिर अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही सैड न्यूज आई है कि कहा जा रहा है कि इंडिया में और केरला में एक मैन है जिसके अंदर वेस्ट नाइल वायरस पाया गया है। अब ये वेस्ट नाइल वायरस आपका यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है, ये यहां पाया गया है। तो एक तरीके का बहुत कह सकते हैं कि थ्रेटनिंग न्यूज हो सकती है इंडिया के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काफी इसमें आप कह सकते हैं कि अभी इंक्वायरी करेगी, क्या होता है वो तो समय बताएगा। फिर आगे यूके ने पीएचडी लेवल पे जो वर्क वीजा के ऊपर कैप थी कि हाँ भाई हर साल हमको इतने लोग मैक्सिमम लेने हैं पीएचडी वाले अपने यहां काम करने के लिए, तो उस कैप को हटा दिया गया है। यानी अब पीएचडी लेवल के कितने भी लोग को एम्प्लॉयमेंट में लिया जा सकता है, आप कह सकते हो कि डिमांड के अनुसार। देखिए अब तक क्या था कि कंपनीज एम्प्लॉय करना चाहती थी, लेकिन टायर 2 जो कि जनरल कैटेगरी का वीजा होता है जिसमें काम करने की परमिशन दे दी जाती है यूके के बाहर के लोगों को, उसके ऊपर एक अपर लिमिट थी, एक अपर कैप थी। तो कंपनीज उतना ही हायर कर सकती थी, उस अपर कैप को हटा लिया गया है। फिर पहली मीटिंग हुई है अभी करतारपुर कॉरिडोर पे, और पाकिस्तान ने बोला है कि भाई पहली मीटिंग ये जो करतारपुर कॉरिडोर में हुई है अटारी में, अटारी अब हमारा वाघा बॉर्डर के पास है, इंडियन साइड पे मीटिंग हुई है। तो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि मीटिंग बहुत कंस्ट्रक्टिव थी। तो एक करतारपुर कॉरिडोर क्या है इसको भी साथ साथ देखेंगे। फिर एक प्रोजेक्ट वर्षाधरे है कर्नाटका गवर्नमेंट का, ये देखेंगे। फिर स्टीफन हॉकिंस को ऑनर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने एक न्यू ब्लैक होल कॉइन रिलीज किया है, इसको देखेंगे। और ग्लोबल केमिकल आउटलुक क्या है इसके बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे। तो शुरू से आ जाते हैं सबसे पहले न्यूज पे, जो कि यह है कि गवर्नमेंट ने रिलीज किया है व्हाइट पेपर नेशनल ग्रीन एविएशन पॉलिसी पे। ठीक है, अब देखिए ये जो पेपर है इस पेपर को रिलीज कर दिया गया है और इस पेपर पे पब्लिक कमेंट्स आ सकते हैं। तो बहुत सारे अब देखिए एडिटोरियल्स के थ्रू जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है वो तो अपने व्यूज करेंगे ही, और साथ साथ पब्लिक भी अपने व्यूज दे सकती है कमेंट्स के थ्रू। तो पब्लिक कमेंट्स को गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिप्रेजेंट वो आपका कंसीडरेशन देती है फ्रेंड्स। तो अगर आपके दिमाग में इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ अच्छे आइडियाज हैं तो वो आप डेफिनेटली फॉरवर्ड करें, गवर्नमेंट डेफिनेटली उनको पढ़ेगी। ठीक है, तो अभी अभी क्या हुआ है कि इस ग्रीन एविएशन पॉलिसी में लिखा गया है कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है ना, सबसे पहले जो हमारे यहां पर रेगुलेटरी रिजाइम है उसको स्ट्रीमलाइन करेगी, ताकि एयरपोर्ट के डेवलपमेंट साथ साथ एविएशन प्रोजेक्ट्स। देखिए एयरपोर्ट का जब डेवलपमेंट होता है ना, उसके आसपास बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एविएशन प्रोजेक्ट्स बनते हैं बहुत सारे अगल बगल। ठीक है, तो उनके रिस्पेक्ट में जो परमिशन देनी होती है, रेगुलेटरी रिजीम होता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का, उसको स्ट्रीमलाइन करने की बात कही गई है इस पेपर में। और कहा गया है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारा एयरपोर्ट डेवलपमेंट इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। फिर मैंने बताया कि जो व्हाइट पेपर है ये एक तरीके का पॉलिसी प्रपोजल है जो कि अभी लोगों के सामने रखा गया है लोगों की राय जानने के लिए। अब अलग अलग लोग इस पे अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं और उस राय को गवर्नमेंट पूरा कंसीडरेशन देगी, और अगर कुछ अच्छा लगा तो गवर्नमेंट उस पॉलिसी में उसको इनकॉर्पोरेट भी कर सकती है। फिर जो रेगुलेटर है, जो वॉच डॉग है हमारे यहाँ पे सिविल एविएशन का, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सीए सिविल एविएशन, डीजीसीए। देखिए ये रेगुलेटरी रिजाइम बहुत जरूरी होता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो हमारी फ्लाइट ट्रिप्स होती हैं दीज आर एक्चुअली रिस्की। ठीक है ना, स्टैटिस्टिकली ये रिस्की नहीं है, बट अगर इनके ऊपर प्रॉपर एक कह सकते हैं कंट्रोल ना हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। तो डीजीसीए हैज डन अ वेरी फिनोमिनल वर्क, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है सेफ्टी को लेके, और अच्छे से पूरे सिविल एविएशन को इसने मैनेज किया है। तो डीजीसीए को बोला गया है कि डीजीसीए बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलके, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास मिलके जो बायोजेट के फ्यूल्स होते हैं ना, तो उन बायोजेट के फ्यूल्स जो कि अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, उनको किस तरीके से कॉमर्शियल वायबल बनाए सके।
कॉमर्शियली वायबल मतलब कि उनको ये जो हमारी कॉमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती हैं ना, जो आप गो एयर में जाते हैं, स्पाइस जेट में जाते हैं, इंडिगो में जाते हैं, उनमें इस बायोजेट को इस्तेमाल किया जाए। अभी देखिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो उस एविएशन टरबाइन फ्यूल के साथ मिक्स करके या उसकी जगह पे बायोजेट फ्यूल को मिला के उस फ्यूल से प्लेन को उड़ाया जा सके, तो इस चीज को प्रमोट करने की बात कही गई है नेशनल ग्रीन एविएशन पॉलिसी में। फिर इसमें बोला गया है कि भाई एमिशन के जो सोर्सेस हैं, एविएशन से रिलेटेड एमिशन के जो भी सोर्सेस हैं उनको देखा जाएगा। फिर लोकल एयर क्वालिटी उस एविएशन एयरपोर्ट डेवलपमेंट की वजह से को उसको नुकसान ना हो। फिर लोकल एयर क्वालिटी रेगुलेशंस जो हैं, जो उनको पूरा ध्यान दिया जाएगा इस पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक फेवरेबल रिजीम बनाया जाएगा जिससे एविएशन प्रोजेक्ट्स जल्दी से अप्रूव किए जा सकें, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, और ये जो कुछ भी किया जाएगा ना फ्रेंड्स, ये एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर में किया जाएगा, और इसके अंदर सबका कॉर्पोरेशन होगा। क्योंकि एयरपोर्ट जब बनता है तो किसी एक बॉडी के कॉर्पोरेशन से नहीं होगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी होगी, डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी होंगे, हर कोई होगा। और ऐसा करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट दुनिया का सबसे तेज ग्रोइंग मार्केट है। कहा जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट बन जाएंगे पूरी दुनिया के। ठीक है, पूरी दुनिया के। तो हमसे आगे कोई दो ही लोग रहने वाले हैं, एक तो यूएस है और दूसरा है चाइना, क्योंकि यही जो दो देश हैं जिनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अभी तो बहुत सारी कंट्रीज हमसे आगे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में हम केवल इन दो कंट्रीज से पीछे होंगे। ठीक है, फिर भाई बहुत सारी बोल बच्चन बातें भी इसमें बोली गई कि हर जो एमिशंस को रिड्यूस करने की बात कही गई है वो हर फील्ड से होगी, चाहे वो एयरक्राफ्ट से हो, चाहे ग्राउंड सपोर्ट से हो, कहीं से भी हो। ठीक है, हर तरीके से उसको हटाने की बात कही गई है। कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लोकल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाए जाएंगे, एयर क्वालिटी एयरपोर्ट के आसपास क्या है उसको देखा जाएगा, बायोफ्यूल को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, अल्टरनेट फ्यूल्स जो कि कम एमिशंस देते हैं उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे बात रखी जाएगी। और हाँ, ये सब बात पूरी तरीके से सेफ्टी को दिमाग में रखी जाएगी, सेफ्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं होगी। आगे चलते हैं, वेस्ट नाइल वायरस के बारे में देखते हैं। देखिए, एक 7 साल के बच्चे को केरला में मलापुरम डिस्ट्रिक्ट में कहा गया है कि उसको वेस्ट नाइल वायरस हो गया है। ये बहुत सारे मीडिया सेक्शंस में रिपोर्ट आई है। अब जब बात आई वेस्ट नाइल वायरस की, तो वेस्ट नाइल वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो कि कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है। तो ये बात सुनते ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और जो आपके डॉक्टर्स के सर्कल है, जो हेल्थ सर्कल है इंडिया को, उसमें बड़ी खलबली टाइप की मच गई है, क्योंकि इस तरीके का वायरस इंडिया में अब तक तो नहीं पाया जाता है, और ये कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स का वायरस है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल इनर एरिया से यूनाइटेड स्टेट्स के जो समुंदर से दूर है वहां पे ये वायरस मिलता है। और ये यहाँ आ गया है, तो कैसे आया क्या नहीं आया इस पर काफी रिसर्च होनी बाकी है, सच में है कि अफवाह है, इन सब को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जिम्मेदारी दी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कि वो अलर्ट हो जाओ, ध्यान से सेंट्रल और स्टेट लेवल पे देखे कि ये वेस्ट नाइल वायरस क्या सच में आया है, और अगर सच में आया है तो भैया इस वायरस को दूसरे कंट्री के पार्ट्स में ना पहुंचने दिया जाए, इस पे पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। अब मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस जो भी आपकी कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में होती हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वहां पे, वो है आपका वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है, आपके मॉस्किटो बाइट से ये फैलता है। और खास बात ये है फ्रेंड्स कि समर में आपके ये देखिए, जब भी ठंड होती है तो ठंड में मच्छर नहीं पलते हैं। आप भी देखोगे फ्रेंड्स, हम लोग रहते हैं इंडिया में, जब यहाँ पे ठंड होती है आपको मच्छर ज्यादा नजर नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो मच्छरों का मौसम आ जाता है। बारिश के टाइम पे तो मच्छर जबरदस्त तरीके से अपना कहर ढा रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी कुछ ऐसा है। अब खास बात यह कि वेस्ट नाइल वायरस को प्रिवेंट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, और एक चीज ये कि वेस्ट नाइल वायरस जिन जिन लोगों को इन्फेक्ट करता है, अच्छी बात यह कि वो इतना फैटल नहीं है। हर केस में इंसान सिक फील करे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि अगर 5 लोग इन्फेक्ट हुए हैं तो एक पर्सन को फीवर आ सकता है, कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, और 150 लोग अगर इन्फेक्ट हुए तो पूरे चांसेस है कि उनमें से एक को कोई जबरदस्त फैटल मतलब डेथ हो सकती है, इलनेस हो सकती है। तो
आप समझ सकते हैं कि देखिए इसके इमीडिएट सिकनेस के इफेक्ट्स तो नहीं दिखते हैं, हल्का फुल्का हो सकता है, पर 5 में से एक को फीवर आएगा, हल्की फुल्की सिकनेस लगेगी, और 150 में से एक की डेथ हो सकती है, फैटल हो सकता है, बहुत सीरियस इलनेस हो सकती है। वेस्ट नाइल वायरस से अगर आपको बढ़ना है, बचना है, तो आप इंसेक्ट रेपेलेंट का इस्तेमाल करें भाई, फुल स्लीव्स की शर्ट और पैंट खरीदें, और कुछ इस तरीके के स्टेप्स को लें जिससे आपका मॉस्किटो आपको ना काटे। फिर अगली न्यूज़ ये है कि भाई यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने पीएचडी लेवल के जो वर्क वीजाज है ना, उनके ऊपर से जो अपर लिमिट कैप थी उसको हटा दिया है। ठीक है, अब अपर लिमिट कैप को हटा दिया है। देखिए ऐसा है फ्रेंड्स कि यूके में ना अभी जरूरत पड़ रही है वर्कर्स की। अभी अभी जो यूके के चांसलर है फिलिप हैमंड, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है अपने बजट में कि भाई देखिए हाईली क्वालिफाइड रोल्स की जहां तक बात है ब्रिटेन के अंदर, तो हाईली क्वालिफाइड रोल्स के लिए हम कोई भी अपर कैप नहीं लगाएंगे, यानी कितने भी लोग ब्रिटेन में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। और ब्रिटेन में कौन आएंगे भाई, जो वहां की कंपनीज इंप्लॉय करेंगी, और वहां की कंपनीज फ्री फंड में तो किसी को इंप्लॉय करेंगी नहीं। ब्रिटेन की कंपनी उसी पर्सन को अपने यहां बुलाएंगी जो बहुत हाई वैल्यू का है, जो उनको सच में कुछ करके दे सकता है। तो पहले क्या था कि ब्रिटेन की कंपनियां ऐसे बहुत से वर्कर्स को बुलाना चाहती थी बाहर से, जिसमें से इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो मेजर चंक बनाते हैं, लेकिन वो बुला नहीं पाती थी क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट तय कर रखी थी, एक अपर आप कह सकते हो कि कैप तय कर रखी थी कि इससे ज्यादा लोगों को आप रिक्रूट नहीं कर सकते। तो पीएचडी लेवल की जो जॉब्स हैं, जो रोल्स हैं, उनके लिए उस कैप को हटा दिया गया है। ठीक है, अब मतलब ये जो कैप है आपकी, ये जो टायर 2 जनरल कैप भी बोलते हैं इसको। तो टायर 2 जनरल कैप क्या होता है भाई कि टायर 2 वाले जो वीजा रूल्स होते हैं, जो वीजा मिलता है टायर 2 कैटेगरी के अंदर, उसमें भाई बाहर के लोग, यानी कि जो यूके से बाहर के लोग हैं, वो यूके में आके नौकरी कर सकते हैं। तो पहले तो ये सब पे लग रहा था हाई स्किल वाले वर्कर्स में, अब पीएचडी लेवल के ऊपर के जो हाई स्किल्ड वर्कर्स है ना, उन पे अब ये रूल नहीं लगेगा। उसके बाद बात फ्रेंड्स, 180 दिन के लिए मान लीजिए कोई रिसर्चर जो कि यूके में आके स्टैब्लिश हो चुका है और 180 दिन से ज्यादा के लिए वो यूके को छोड़ देता है, तो ये बोला गया है कि कई कई बार क्या होता है कि फील्ड वर्क करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत लंबे लंबे समय पे कहीं और रहता है। मान लीजिए कोई एंटार्क्टिका के एक्सपेडिशन पे चला गया, तो अगर वो 180 दिन से ज्यादा के लिए चला गया तो उसको वापस आके यूके में सेटल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब इस नियम में बोला गया है कि कोई अगर फील्ड वर्क के लिए 6 महीने से ज्यादा भी एब्सेंट है अगर यूनाइटेड किंगडम से, तो वापस आके उसको सेटल होने की परमिशन मिलेगी, उसको परेशान नहीं किया जाएगा। अगर आप यूके के होम ऑफिस का डाटा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो कि टायर 2 वीजा, जो कि काम करने वाला वीजा है यूके में, उसकी बात करें तो आप देखिए कि फ्रेंड्स 2018 में जितने भी इस तरीके के वर्क वीजा अलॉट किए गए थे ना, उसका 54% किसको मिले हैं, इंडियंस को मिले हैं। और टायर 2 वीजास लास्ट ईयर जो इंडियंस को दिए गए थे वो 6% से बढ़ गए हैं, यानी लगभग 3023 लोगों को और इस तरीके की वीजा दिए गए हैं। और जब ये पीएचडी लेवल के ऊपर की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, इसके लिए जब कैप को हटाया गया ना, तो दो लोग बहुत खुश हुए। एक तो यूके की यूनिवर्सिटीज बहुत खुश हुई, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यूके की जो स्टडी यूनिवर्सिटीज है, जो एजुकेशन सेक्टर है ना, वो इंडियन स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां से स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं। अब जब यहां से बाहर पढ़ने जाते हैं तो यूके की जो कॉलेजेस की फीस है वो बहुत ज्यादा है। तो पहले क्या होता था, यूके वाले बड़े चालू थे, पढ़ने के लिए तो बुला लेते थे बच्चों को, उनसे बड़ी बड़ी भारी भारी 40-40 लाख रुपए की फीस भरवा लेते थे। लेकिन जब नौकरी देने की बात आती थी ना, तो उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि भाई इतने लोग ही आ सकते हैं मैक्सिमम, इनकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, उनका टैक्स पेइंग पोटेंशियल इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से इंडियंस का और बाकी लोग जो कि यूके नेशनैलिटी के नहीं है, बाहर के हैं, जब वो वहां पे आते थे तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता था, उनके लिए वर्क परमिट लेना, ये टायर 2 का जनरल कैटेगरी वीजा लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, लोग आएंगे नहीं। अगर आपको मान लीजिए नौकरी चाहिए, आप जाके यूके में पढ़ते हो, यूके में पढ़ने के लिए आपने 40 लाख रुपए लगा दिए, भले आपने लोन लेके लगाए, तो अब वो 40 लाख आपको वापस भी चाहिए ना। अब उसके बाद यूके सरकार अगर आपसे बोल दे कि हम यूके में जॉब नहीं दे सकते, और इंडिया वापस आ गए, तो इंडिया में तो जॉब भी कम पैकेज की मिलती है, आप 40 लाख चुका ही नहीं पाओगे। यूके में तो क्या है कि जो काम आप इंडिया में कर रहे हो, अगर वही काम जाके आप यूके में करोगे तो आपकी तनख्वाह 3-4 गुना बढ़ जाएगी। यानी एक पर्सन, स्किल्ड पर्सन जो यहाँ पे 1 लाख रुपए प्रति महीने में काम करता है, उसको शायद यूके में 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने मिले। तो वहां पे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, इसलिए तो उनकी नॉमिनल जीडीपी
आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में यही फर्क होता है। हमारे यहाँ महंगाई कम है, वहाँ महंगाई ज़्यादा है, तो वहाँ कमाओगे तो आप ज़्यादा कमाओगे तो आसानी से अपना लोन चुका लोगे। यहाँ इंडिया में कमाओगे तो आपको 40 लाख जो कि आपने पढ़ने के लिए लिए वो चुकाने में आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, क्योंकि यहाँ तो एमबीए को भी 7-8 लाख का पैकेज बड़ी मुश्किल से मिलता है शुरुआत का। तो इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई पीएचडी के ऊपर के लेवल पे जितने भी हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके ऊपर कोई कैप नहीं, कितने भी लोग आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसा इसलिए कहा गया कि देखिए यूके चाह रहा है कि दुनिया भर के ब्रिलियंट लोग आके उनके यहाँ काम करें ताकि उनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़े और बहुत सारे तरीके के फायदे हों। और अगर आप यूके के लीडिंग रिसर्चर्स की बात करेंगे जो वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो बायोमैकेनिक्स की फील्ड में भी हैं, जेंडर पॉलिटिक्स की फील्ड में भी हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें से इंडिया से हैं। तो अगर आप यूरोप के बाहर चले जाएं तो यूके में जो आप कह सकते हो फ्रेंड्स की एकेडमिक स्टाफ जितना भी काम कर रहा है यूके में, पढ़ाई से एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितना भी लोग यूके में काम कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया तीसरे नंबर पे आता है यूरोप के बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट आया था कि डॉक्टर और नर्सेस की जॉब के ऊपर जो कैप लगा रखा था ना यूके ने, उस कैप को उसने हटा दिया, क्योंकि नेशनल हेल्थ सर्विस के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत जरूरत थी यूके को। उसके बाद अब ये जो पीएचडी के ऊपर का स्टाफ है उसके ऊपर से भी लिमिट हटा दी गई है, और कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, कि 2021 तक जितनी भी स्किल्ड वर्कर्स है ना उन सबके ऊपर से ये जो कैप आपने लगा रखा है उसको हटा दिया जाएगा। यानी जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो उन्होंने पीएचडी कर रखा हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा हो, उनके ऊपर जो आपने कैप लगा रखा है कि प्रति वर्ष केवल इतने लोग आके काम कर सकते हैं, उस कैप को हटा दिया जाएगा 2021 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रेंड्स जिसको हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है फर्स्ट मीटिंग ऑन करतारपुर कॉरिडोर कंस्ट्रक्टिव, ऐसा पाकिस्तान ने कहा है। देखिए करतारपुर कॉरिडोर के बारे में मैंने पहले बात की, आज फिर से बात कर लूंगा। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मिले हैं, और उसमें से पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बोला है कि भाई देखिए करतारपुर कॉरिडोर पे जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातें हुई हैं वो काफ़ी, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव बातें कर पाए, और खासकर ये बातें तब हो रही हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल टेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली पुलवामा एयर अटैक हुए, फिर कश्मीर में एक जिहादी को पकड़ के मार दिया गया, उसके बाद आपका ये एयर स्ट्राइक्स हुई जाके बालाकोट में और दूसरी जगहों पे, तो काफ़ी हालत बिगड़ गई थी। अभी करतारपुर कॉरिडोर क्या करता है फ्रेंड्स, आपका गुरुद्वार अभी क्या करता है इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले एक देख लेते हैं कि भाई इंडियन साइड जो है आपका अटारी वाघा बॉर्डर का, तो इंडियन साइड पे अटारी में जाके ये मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बोला है कि भाई काफ़ी हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव फीलिंग आई है, सब कुछ पॉजिटिव है और जल्दी इसको खोला जा सकता है। अब सवाल ये है फ्रेंड्स कि देखिए अगला क्या है, 2 अप्रैल को है मीटिंग, ठीक है। तो फाइनली ये करतारपुर कॉरिडोर पूरी तरीके से कब बनेगा ये पता नहीं है, नवंबर 2019 तक इसको बनाने की बात कही जा रही है। अब हम देखते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 22 नवंबर 2018 को गवर्नमेंट ने बोला था कि हम बहुत तेजी से करतारपुर कॉरिडोर को फंक्शनल करने के मूड में है, इसको चलाने के मूड में है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था। पाकिस्तान ने भी बोला कि भाई अब आपने एक डेलीगेशन हमारे यहाँ भेजिए, बात करते हैं, देखते हैं इस करतारपुर कॉरिडोर को कैसे चलाया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब ये करतारपुर कॉरिडोर जोड़ता किसको किसको है, तो जोड़ने की बात करें ना फ्रेंड्स, तो 2 गुरुद्वारे हैं, सिखों के ही हैं। पंजाब में है आपका डेरा बाबा नानक नाना साहिब, और पाकिस्तान में है आपका गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। तो ये जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है ना फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि लास्ट रेस्टिंग प्लेस था सिखिज्म के फाउंडर गुरु नानक देव जी का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए फ्रेंड्स तो अगर आप बॉर्डर से देखोगे, ठीक है, तो केवल 4.7 किलोमीटर दूर है हमारे बॉर्डर से ये आपका पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है आपका गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। लेकिन अगर लोगों को जाना है वहां पे तो लोग ये सिर्फ 4.7 किलोमीटर कवर करके नहीं जाते, पहले लोग वीजा अप्रूव करा के लाहौर जाते हैं, ठीक है, फिर लाहौर से करतारपुर आते हैं जो कि लगभग 125 किलोमीटर की जर्नी हो जाती है, जबकि बॉर्डर से वॉकिंग डिस्टेंस पे केवल 4.7 किलोमीटर पे है।
जब तो आप बॉर्डर पे खड़े हो गए ना, तो आप अगर अपने बॉर्डर के पास जो घर है उन घर की छत से खड़े होकर अगर आप पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देखोगे तो आपको करतारपुर का ये गुरुद्वारा नजर आ जाएगा, इतना पास है वो बॉर्डर के। तो इसलिए इस कॉरिडोर को बनाने की बात की जा रही है कि पिलग्रिम्स जाके उसको विजिट कर सके, उस तरफ की पिलग्रिम्स यहां पे आके देख सकें, इधर की पिलग्रिम्स वहां पे जाके विजिट कर सके इस करतारपुर गुरुद्वारे को। कितनी जल्दी एक्टिव होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। फिर अगली न्यूज है प्रोजेक्ट वर्षाधरे। ये एक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने चालू किया है। भाई प्रेसिपिटेशन को बढ़ाने की बात कही जाई है, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो जो रेन वियरिंग क्लाउड्स होते हैं जिससे आपकी रेन आती है उसमें आप केमिकल सिल्वर आयोडाइड छिड़क दोगे जो कि ट्रिगर करेगा प्रेसिपिटेशन को। तो प्रोजेक्ट वर्षाधरी बस इतना याद रखिए किसका है, कर्नाटका गवर्नमेंट का। फिर अभी अभी यूनाइटेड किंगडम ने न्यू ब्लैक होल कॉइन को रिलीज किया है। तो ये जो न्यू ब्लैक होल कॉइन रिलीज किया है आपका इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम ने, ये भाई किसके ऑनर में किया गया है, स्टीफन हॉकिंस के ऑनर में किया गया है। ये जो स्टीफन हॉकिंस जी ने ब्लैक होल के फील्ड में जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया है, वो फिजिसिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे। उनकी काबिलियत को भांपना बहुत मुश्किल था, बस वो व्हील चेयर पे रहते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। तो आप कह सकते हो कि एक माइंड पावर का एक जीता जागता उदाहरण थे स्टीफन हॉकिंस। तो उनकी ब्लैक होल में जो उन्होंने काम किया है उसको याद करने के लिए न्यू ब्लैक होल कॉइन को रिलीज किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ये 3 मेटल में अवेलेबल है, ठीक है। हॉकिंस जी की डेथ हो गई थी 2018 में, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा कि न्यू ब्लैक होल कॉइन किसने रिलीज किया है, तो यूनाइटेड किंगडम ने रिलीज किया है। अब आ जाते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, ग्लोबल केमिकल आउटलुक क्या है। अब देखिए सेकेंड एडिशन ग्लोबल केमिकल आउटलुक का रिलीज हो गया है। रिलीज किसने किया, तो याद रखिएगा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको रिलीज किया है। इसका नाम है फ्रॉम लेगेसीज टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ग्लोबल केमिकल आउटलुक को 2016 में अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली द्वारा। इसका काम क्या है कि भाई केमिकल्स जो है, केमिकल से रिलेटेड चीज है, ग्लोबल केमिकल आउटलुक है तो ऑब्वियसली केमिकल से रिलेटेड है। तो केमिकल से रिलेटेड या फिर केमिकल से रिलेट करते हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका एडवर्स इंपैक्ट है एनवायरनमेंट को, ह्यूमंस को, उसको कम करना है। कैसे कम करना है इस बारे में बात की गई ग्लोबल केमिकल आउटलुक में। यानी केमिकल से रिलेटेड और उससे रिलेटेड वेस्ट से रिलेटेड जितना भी नुकसान है उस नुकसान को कम करना है। इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि जो इंटरनेशनली एग्रीड गोल है ना कि भाई हम वेस्ट को 2020 तक इतना कम कर देंगे, वो हम मीट नहीं कर पाएंगे अगर हमने अर्जेंटली अपने केमिकल प्रोडक्शन को कम नहीं किया, केमिकल प्रोडक्शन से रिलेटेड वेस्ट को ट्रीट करने के प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं डिप्लॉय किए, तो हम अपने एग्रीड गोल को मीट नहीं कर पाएंगे। फिर कहा गया है कि अगर अभी आप केमिकल का प्रोडक्शन देखें इंडिया में तो वह है लगभग 2.3 बिलियन टन, जिसकी कीमत है सालाना 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो केमिकल प्रोडक्शन है ये 2030 तक दुगना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि देखिए भले ही हमें पता है कि केमिकल से हमको बहुत नुकसान है, इसको रोकने की ज़रूरत है, फिर भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़ोर शोरों से केमिकल्स को बढ़ा रही हैं। हैजार्डस केमिकल्स आज भी टन्स, थाउजेंड्स ऑफ टन्स की मात्रा में इन्वायरमेंट में डिस्पोज हुए जा रहे हैं। आज की डेट में केमिकल्स आपके पानी में भी हैं, खाने में भी हैं, आपके सॉइल में भी हैं। अब देखिए सॉइल में अगर केमिकल पहुंच गया तो खाने में तो पहुंच ही जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्लांट्स अपने सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेता है, तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ सॉइल से वो केमिकल्स भी लेगा, तो प्लांट में केमिकल आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वो बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू आपके शरीर में भी आएगा। फिर अगर किसी कंपनी ने केमिकल को मान लीजिए पानी में डिस्पोज कर दिया, तो पानी में मछलियां हैं, अब लोग मछली पकड़ के खाएंगे, उन मछलियों में केमिकल कंसंट्रेशन है, आपके शरीर में भी आएगा। तो सब इंटर रिलेटेड है। इकोलॉजिकल फूड चेन होती है ना, उस फूड चेन के एपेक्स में है हम ह्यूमंस। तो हमारे पास जब कोई खाना आएगा ना तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल की मात्रा होने वाली है जो हमारे हेल्थ को
गजब तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, उस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है जितना शायद हम बैठे बैठे सोच नहीं सकते। शायद हम जो खा रहे हैं आज की डेट में वो किस हद तक प्रॉब्लम दे सकता है आपको पता ही है फ्रेंड्स। जो हम लोग चिकन खाते हैं, जो व्हाइट वाला आप देखते ही होंगे, पोल्ट्री चिकन है, वो सबको पता है कि वो केमिकल से उगाया जाता है, तब भी आप खा रहे हो। उससे कितना केमिकल आपके शरीर में जा रहा है, कितना आपको नुकसान दे रहा है, वो आपको भी नहीं पता। केवल चिकन का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजों में ऐसा हो रहा है। इसीलिए आज की डेट में ऑर्गेनिक फूड्स पे लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स भले ही ज्यादा पैसा देके लोग फूड खरीदना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब ऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक है ये भी नहीं पता चल पा रहा है, इसमें भी बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। इसलिए जब भी आप ऑर्गेनिक फूड्स खरीदें तो ध्यान दे लीजिए कि जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनिक फूड्स हैं केवल उन्हीं को ही खरीदें, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही हैं फ्रेंड्स। फिर सबसे जबरदस्त केमिकल प्रोडक्शन पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज से हो रहा था, अब धीरे धीरे जो केमिकल का प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज पे जा रहा है, जैसे कि चाइना और इंडिया, ठीक है। फिर पेस्टिसाइड्स जो मिलते हैं वो पॉलिनेशन पे अफेक्ट करते हैं। फिर अगर आप फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो एग्रीकल्चर में, तो वो पानी में और ओशंस में डेड जोन बना देता है, जहाँ पे मछलियाँ और जितने भी प्लैंकटॉन्स होते हैं, पानी के जितने भी तरीके की एनिमल लाइफ है उस जगह पे, वो सब मर जाती है। कोरल रीफ इकोसिस्टम को केमिकल्स ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को आप बढ़ा देते हैं ये, ठीक है ना। तो अगर केमिकल का जो लेवल है आपकी बॉडी में, किसी एनिमल की बॉडी में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली या तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो माइक्रोबियल अटैक जब होगा ना, तो वो इम्यूनिटी उस माइक्रोबियल अटैक से लड़ नहीं पाएगी, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ज़्यादा मत सोचिएगा। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी से आपका इम्यून सिस्टम लड़ता है। केमिकल का कंसंट्रेशन अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, तो फिर वो इम्यून सिस्टम आपके उन केमिकल से नहीं लड़ पाएगा, ठीक है, उन वायरसेस से नहीं लड़ पाएगा, तो आप अल्टीमेटली बीमार पड़ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंटरप्रेन्योर से कहा जा रहा है कि आप ग्रीन और सस्टेनेबल ऐसे इनोवेशंस लेके आइए जिससे केमिकल के वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम ट्रीट करके उनको कम नुकसानदायक बना सकें। फिर रेगुलेटरी एक्शंस हो रहे हैं केमिकल्स पे, लेकिन ये रेगुलेटरी एक्शंस बहुत ज़्यादा अनइवन है। कुछ केमिकल्स को पूरा बैन कर दिया गया है, कुछ केमिकल्स जो अभी भी बहुत नुकसान कर रहे हैं उनको धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, रोका ही नहीं जा रहा है। प्लस डेवलप्ड कंट्रीज ने तो केमिकल्स और उसके वेस्ट के प्रयोग पर थोड़ी रोकथाम लगाई है, लेकिन आज भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, अगल बगल की साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब अभी भी उन केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी हवा को, अपने पानी को, अपने सॉइल को हर तरीके से गंदा कर रहे हैं। तो ये सब बातें इस ग्लोबल केमिकल आउटलुक रिपोर्ट में हाईलाइट की गई हैं, जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से और डेवलपिंग इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छा सिनेरियो हमें बताती हैं। तो जरूरी है कि कंट्रीज इसको सीरियसली लेते हुए इस पर एक्ट करें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। पढ़ते रहें फ्रेंड्स। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।